जब आप तारों और आकाशगंगा को देखते हैं तो आपको लगता है कि आप केवल किसी विशेष भूमि के टुकड़े से नहीं बल्कि सौर मंडल से हैं। मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूं, हर पल अंतरिक्ष के लिए बिताया और इसी के लिए मरूंगी। ये शब्द अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला के हैं। विभाजन के वक्त बहुत से परिवार भी एक देश से दूसरे देश गए थे। इन्हीं परिवारों में से एक परिवार बनारसी लाल चावला का भी था, जो पाकिस्तान के मुल्तान में रहता था, लेकिन पार्टीशन के कारण हरियाणा के करनाल आ गया था, फिर यहीं बस गया। बनारसी बड़े मेहनती आदमी थे। घर चलाने के लिए पहले कपड़े बेचा करते थे और भी कई सारे छोटे मोटे काम करते थे। बाद में इन्होंने टायर बनाने का बिजनेस शुरू किया। इनकी बीवी घर के काम देखती थी। दोनों के 4 बच्चे हुए। 17 मार्च 1962 के दिन सबसे छोटी बेटी हुई। नाम रखा मोंटो। मोंटो बहुत प्यारी बच्ची थी। उसे हवाई जहाज बहुत पसंद था। वो बचपन में सितारों के बीच उड़ने का सपना देखती थी। आंखों में एक अलग चमक थी, एक अलग जज्बा था। इसी जज्बे ने और आसमान में उड़ने के इसी सपने ने मोंटो को एक दिन कल्पना चावला बना दिया, और यही मोंटो आगे चलकर स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी और राकेश शर्मा के बाद दूसरी भारतीय। मोंटो उर्फ कल्पना चावला की कहानी। अब बनारसी जी ने अपनी सबसे छोटी बच्ची का कोई फॉर्मल नाम नहीं रखा था, मोंटो ही उसका नाम था। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो स्कूल में एडमिशन कराने की बारी आई। एक आंटी मोंटो को लेकर करनाल के टैगोर बाल निकेतन स्कूल गईं। वहां प्रिंसिपल ने पूछा कि क्या नाम रखा जाए। तब आंटी ने बताया कि मोंटो के 3 नाम हैं, ज्योत्सना, सुनैना और कल्पना, लेकिन तीनों में से कौन सा नाम रखा जाए इस पर अब भी कोई फैसला नहीं किया है। प्रिंसिपल ने मोंटो से ही पूछा कि वो क्या नाम रखना चाहती है। मोंटो ने कहा कि वैसे तो उसे तीनों नाम पसंद हैं, लेकिन कल्पना सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसका मतलब इमेजिनेशन होता है, और मोंटो को तो आसमान में उड़ने की कल्पना करना पसंद था ही। फिर क्या, स्कूल के पहले दिन मोंटो का नाम हो गया कल्पना चावला। उस वक्त किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि ये लड़की आगे चलकर स्पेस की सैर करेगी। स्कूल में जब ड्राइंग बनाने की बारी आती, सारे बच्चे वहीं पहाड़, नदी के चित्र बनाते। कल्पना उन पहाड़ों और नदियों के ऊपर हवाई जहाज का चित्र बना देती। क्लास की दीवारों पर भी एक झटके में इंडिया का जियोग्राफिकल मैप बना देती थी। शुरुआत से ही साइंस की तरफ झुकाव था। गर्मियों में जब परिवार के लोग छत पर सोते थे, छोटी कल्पना रात में जागती और सितारों को देखती रहती। खैर, स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया। फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चली गई। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से 1984 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी पूरी कर ली। फिर एक और मास्टर्स किया और पीएचडी की। जब कभी अपने दोस्तों के साथ करियर से रिलेटेड बातें करती तो कहती, एक दिन मैं भी उड़ूंगी। उड़ने का सपना कल्पना ने बचपन से देखा था और उसे पूरा करने के लिए बहुत मेहनत भी करती थीं। उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद 1988 में नासा के साथ काम करना शुरू किया। फिर अमेरिका में ही शिफ्ट हो गई। 1991 में इन्हें अमेरिका की नागरिकता भी मिल गई। फिर नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स का हिस्सा बन गई। 1997 में पहली बार स्पेस मिशन में जाने का मौका मिला। वो नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम का हिस्सा बनी। आगे बढ़ने से पहले स्पेस शटल प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। नासा का एक प्रोग्राम है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। इस प्रोग्राम के तहत कुछ लोगों को ग्रुप में स्पेसक्राफ्ट के जरिए स्पेस में भेजा जाता है किसी रिसर्च के लिए। तो स्पेस शटल प्रोग्राम भी एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम था। चौथा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम था। इस चौथे प्रोग्राम का 8वां मिशन था कोलंबिया फ्लाइट STS-87। इसका हिस्सा बनी कल्पना चावला। ये कल्पना का पहला स्पेस मिशन था। वो 1997 में अपने 5 एस्ट्रोनॉट साथियों के साथ इस मिशन पर गईं। 10.4 मिलियन माइल्स का सफर तय किया। पृथ्वी के 200 बमावर चक्कर काटे। पहला मिशन सफल रहा। फिर कल्पना साल 2003 में अपने दूसरे स्पेस मिशन पर गईं। मिशन था स्पेस शटल कोलंबिया STS-107। स्पेस शटल प्रोग्राम का 113वां मिशन था। 16 जनवरी 2003 के दिन STS-107 पृथ्वी से रवाना हुआ। कल्पना एक बार फिर स्पेस में थी। वापसी थी 1 फरवरी 2003 को, यानी आज ही के दिन।
कल्पना वापस आने वाली थी। टीवी पर यही उस दिन की सबसे बड़ी खबर थी। कोलंबिया STS Wingsosaurus धरती पर वापस भी आया, लेकिन 80,000 से ज्यादा टुकड़ों में। STS Wingsosaurus के लॉन्च वाले दिन यानी 16 जनवरी 2003 को स्पेस शटल के बाहरी टैंक से फोम इंसुलेशन का एक हिस्सा टूट गया था, जिससे ऑर्बिटर का लेफ्ट विंग काफी प्रभावित हुआ। इसमें एक छेद हो गया था, जिससे एटमॉस्फेरिक गैस प्रेशर से शटल के अंदर आना शुरू हो गई। स्पेस जर्नलिस्ट माइकल कैबेज और विलियम हारवुड की 2008 की एक किताब के मुताबिक नासा के अंदर कई लोग थे जो टूटे हुए विंग की तस्वीरें लेना चाहते थे। कहा जाता है कि नासा का डिफेंस डिपार्टमेंट करीब से देखने के लिए अपने ऑर्बिटल स्पाई कैमरा का इस्तेमाल करने के लिए तैयार था, लेकिन नासा के बड़े अधिकारियों ने इसके लिए मना कर दिया और बिना किसी जांच के लैंडिंग आगे BH गई। कुछ इंजीनियर्स का ऐसा मानना है कि यह डैमेज स्पेस शटल के लिए काफी बड़ा डैमेज था। नासा मैनेजर्स का यह कहना था कि अगर क्रू को दिक्कत पता थी तो उसे फिक्स कर सकते थे। 1 फरवरी 2003 को शटल को कैनेडी स्पेस सेंटर में लैंड करना था। सुबह 9 बजे से ठीक पहले मिशन कंट्रोल में असामान्य रीडिंग्स नोट की गईं। बाएं विंग के सेंसर से टेम्परेचर रीडिंग नहीं मिल रही थी और फिर शटल के बाईं तरफ के टायर की प्रेशर रीडिंग भी गायब हो गई। नासा के स्पेस कम्युनिकेटर ने टायर की प्रेशर रीडिंग के बारे में कोलंबिया से संपर्क करना चाहा। उधर से ठीक सुबह 8:49 पर रिक हस्बैंड ने कोलंबिया से वापस फोन किया। उन्होंने जो वाक्य बोला उसका बस एक शब्द साफ सुनाई दिया, रोजर। उस समय कोलंबिया अमेरिका के टेक्सास प्रांत के शहर डलास के पास था। आवाज की गति से भी 18 गुना तेज गति और जमीन से 170 मीटर की ऊंचाई पर। मिशन कंट्रोल ने कल्पना और उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों से संपर्क करने की कई कोशिशें की, लेकिन सफलता नहीं मिली। 12 मिनट बाद जब कोलंबिया को रनवे पर होना चाहिए था, मिशन कंट्रोल को एक फोन आया। फोन करने वाले ने कहा कि एक टीवी चैनल आसमान में शटल के टूटने का वीडियो दिखा रहा है। नासा ने इसे कॉन्टिंजेंसी घोषित कर दिया। मलबा खोजे जाने के लिए लोग भेज दिए और अंतरिक्ष यात्रियों के लापता होने की घोषणा कर दी। उस समय नासा के प्रशासक रहे शॉन ओकीफ ने कहा, यह वास्तव में नासा परिवार के लिए STS 107 पर उड़ान भरने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के परिवारों के लिए और इस राष्ट्र के लिए एक दुखद दिन है। फरवरी सुबह 9 बजे से पहले स्पेस शटल ने जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री की थी, तब वायुमंडल की गर्म गैसें स्पेसक्राफ्ट के अंदरूनी विंग स्ट्रक्चर में घुस गईं। रिपोर्ट के मुताबिक कल्पना और उनके साथियों के पास बहुत कम वक्त था। शटल का कंट्रोल खोने और केबिन के प्रेशर बुरी तरह बिगड़ जाने के बीच सिर्फ 40 सेकंड लगे। क्रू इसलिए भी रेस्पॉन्स नहीं कर सकी क्योंकि उसे अपने स्पेस सूट पहनने में देर हुई। रिपोर्ट के अनुसार कोलंबिया STS 107 के सदस्यों में से एक ने प्रेशर सूट हेलमेट नहीं पहना था, जबकि 3 लोगों ने अपने स्पेस सूट ग्लव्स नहीं पहने थे। लेकिन कोलंबिया के क्रैश होने का क्रू की इस गलती से कोई मतलब नहीं है। कोलंबिया की सीटों के डिजाइन ने भी क्रू के बचने की संभावना को कम कर दिया था। इसके अलावा उनके हेलमेट भी सिर के हिसाब से ठीक नहीं थे, जिसके चलते उन्हें भयंकर चोटें आईं। रिपोर्ट कहती है, हालांकि केबिन के सर्कुलेटरी सिस्टम ने थोड़े वक्त के लिए काम किया, लेकिन डिप्रेशराइजेशन इतना गंभीर था कि क्रू दोबारा होश में नहीं आ पाया और आखिरकार हाई एल्टीट्यूड और ट्रॉमा के चलते उनकी मौत हो गई। हालांकि मिशन कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर वेन हेल ने साल 2013 में कहा था कि जब विंग टूट गया था तभी नासा के साइंटिस्ट्स को पता चल गया था कि अब कल्पना और बाकी क्रू की जिंदा वापसी नहीं हो सकती। वो नहीं चाहते थे कि क्रू अपने आखिरी दिन घुट घुट कर जिए। उन्होंने बेहतर यही समझा कि हादसे का शिकार होने तक वो लोग खुश रहे। वेन हेल के मुताबिक अगर अंतरिक्ष यात्रियों को इसकी जानकारी होती तो भी वो कुछ नहीं कर सकते थे। हद से हद ऑक्सीजन खत्म होने तक वो अंतरिक्ष का चक्कर लगा सकते थे। ऑक्सीजन खत्म होने पर वैसे ही जान चली जाती। वेन हेल के इस बयान पर नासा ने कोई कमेंट नहीं किया था, जबकि कल्पना के पिता ने इसे खारिज कर दिया था। Space.com के मुताबिक कोलंबिया में कल्पना के साथ 6 लोग और थे। पहला नाम रिक हस्बैंड, ये इस मिशन के कमांडर थे। माइकल एंडरसन पेलोड कमांडर थे। कल्पना चावला के अलावा डेविड ब्राउन मिशन और लॉरेल क्लार्क मिशन स्पेशलिस्ट थे।
विलियम मैकूल पायलट थे और इयान रेमन पेलोड स्पेशलिस्ट थे। पहले और दूसरे स्पेस मिशन को मिलाकर कल्पना ने स्पेस में कुल 30 दिन 14 घंटे और 54 मिनट बिताए थे। वो अक्सर कहती थीं, मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूं, हर पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए ही मरूंगी।